बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूं बिलाल कुतुब। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और इस बात को आज भी बड़े ही तहम्मुल और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई बात, कोई सवाल इल्मी किस्म का ऐसा मुमकिन नहीं है जो आपके जहन में हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब या सहाबा ने उसका सवाल रसूल से ना किया हो। एक औरत आई और उसने कहा, रसूलुल्लाह, मेरा बेटा जो है ये बातें करता है, हवा में बातें करता है। आप उसके बेटे के पास एक बाग में गए देखने के लिए और पीछे खड़े उसको सुन रहे थे। सामने से किसी ने इशारा कर दिया तो वो बेटा वहाँ से चला गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम उसकी बातें मुझे सुनने देते तो मैं तुम्हें इसका इलाज बेहतर बताता। ख़वातीन हज़रात, फ्रॉइड से आपको बहुत से एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन उसने जो साइको एनालिसिस दिया उस पर भी इस दुनिया ने बड़ा इस्तिफ़ादा किया। आज हम यहाँ पे चिल्ड्रन लाइब्रेरी लाहौर में सिर्फ एक बात के लिए आए हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ की। जो प्रॉब्लम्स वेस्ट में समझे जाते हैं, हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स जो हैं इस बात को नहीं समझते। ऑटिज़म उनमें से एक इशू है। अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी एक मामला है जिस पे कि फिर कभी बात करूँगा, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑटिज़म पे। ये क्या है, किन बच्चों को शनाख्त किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात से कितने अवेयर होंगे। ये जो मामलात हैं इनके लिए हमारे यहाँ आज 3 मेहमान हैं और मेरे ख्याल में अपनी अपनी फील्ड में तीनों ही लोग जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले इंतहाई मोहतरम डॉक्टर खालिद जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके साथ मुलाकात प्रोग्रामों के अलावा अगर हो ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। और इंतहाई मोहतरम और ख़वातीन हज़रात जिनका तारुफ़ मैं आपसे करवा रहा हूँ, शायद मेरे प्रोग्राम में कुतुब ऑनलाइन में खातून पहली दफ़ा आई हैं, लेकिन मैं दुनिया भर में फिरता हूँ, पाकिस्तान में देखा है ऐसी खूबसूरत और ऐसी खूबसूरत डॉक्टर जो है वो शायद अगर आपकी नज़र में हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया है अवेयरनेस के लिए। डॉक्टर शाज़िया मकबूल, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और मेरी तीसरी मेहमान है जो कि हमारे साथ कई सालों से आ रही है, कुतुब ऑनलाइन में आज पहली दफ़ा आई हैं, डॉक्टर कनीज़ आबदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर शाज़िया, सबसे पहले अगर आपसे इब्तदा करूँ इस बात की कि आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे समझाएँगे कि जो ऑटिज़म है ये क्या चीज़ है? देखिए, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अब एक पूरी डेफिनेशन में ये पूरी चीज़ का नाम है, जिसमें हम लैक ऑफ सोशलाइजेशन, रेसिप्रोकल सोशलाइजेशन जैसे हम बात कर रहे हैं जी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कि हम बात उस तरह से ना कर पाएँ जो कि स्टैंडर्ड्स हैं, और रेपिटेटिव बिहेवियर्स या रेपिटेटिव एटीट्यूड्स या रेपिटेटिव मूवमेंट्स। जब ये तीनों चीज़ें हों और अर्लियर ऑन इन द चाइल्डहुड हों, पहले से हों, तो फिर हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बाय डेफिनेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, किस उम्र में ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है ये ऑटिज़म की तरफ जा रहा है? एज यंग एज 3 मंथ्स, 3 महीने की उम्र में जो बच्चे को करना चाहिए वो एटलीस्ट आंखों में आंखें डाल के पेरेंट के साथ, केयर के साथ स्माइल करनी चाहिए, आई कांटेक्ट देना चाहिए। उस वक्त अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, स्माइल नहीं दे रहा, 2 महीने से लेके 3 महीने तक ये चीज़ें मुख्तलिफ औकात में बच्चों में इनको बेंचमार्क कहा जा सकता है? इनको बेंचमार्क कहा जा सकता है। सो एज अर्ली एज दैट। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो बैबल करता है, पहले वो वोकलाइज करता है इसी एज पे, फिर वो बैबलिंग करता है, फिर वो 1 वर्ड स्पीच कहता है। तो अगर वो बैबलिंग बाय 12 मंथ्स नहीं है, अगर वो 1 वर्ड स्पीच बाय 18 मंथ्स नहीं है, या वो जॉइंट अटेंशन स्किल्स नहीं है जो कि 6 मंथ्स पे आ जाती है। जॉइंट अटेंशन स्किल्स से क्या मुराद है? उन्हीं में जॉइंट अटेंशन स्किल्स में ये है कि वो चीज़ जो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप कहें कि वो देखो चिड़िया, तो बच्चा और कुछ भी ना करे, अगर उस तरफ देखे जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फिंगर है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई चीज़ है जो बच्चे को आप इंटरेस्ट दिलवा रहे हैं। तो बिटवीन 6 to 9 मंथ्स ये स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ जॉइंट अटेंशन। उसके बाद 9 to 12 आप देखें और बच्चा भी साथ देखे और पॉइंट भी करे, आप भी पॉइंट करें और बच्चा भी करे, तो ये सेकंड स्टेज है। और 12 मंथ्स ऑनवर्ड्स अगर बच्चे में ये चीज़ आ गई है या 13 मंथ्स पे, तो बच्चा आपको दिखाए कि ये चीज़ है, कि ये चीज़ है। वो करीब की चीज़ भी हो सकती है और वो दूर की भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है ये जेनेटिकल है, कोई फिजिकल डिसऑर्डर है या ब्रेन केमिकल का, क्या चीज़ क्या है ये? देखिए, अभी तक तो रिसर्च हो रही है इस पे, लेकिन ज़्यादा वेटेज जेनेटिक्स को ही दिया जा रहा है, क्योंकि
2 झिल्ली वाले ट्विन्स में कम है, 1 झिल्ली वाले ट्विन्स में ज़्यादा है। सिबलिंग्स में रिकरेंस रेट ज़्यादा है। इसी तरह फैमिली में अगर हम पूछते हैं तो लगता है इवन क्लिनिक में या ओपीडी में आप बात कर रहे होते हैं तो आपको माँ या बाप में से कोई थोड़ा सा सोशली अलूफ लगता है। सो जेनेटिक प्रिपोंडरेंस है ज़्यादा, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा मुमकिन है जिस तरह के बाकी सब चीज़ों में भी होता है कि कम सर दर्द है, दरमियाना सर दर्द है, ज़्यादा सर दर्द है, इसमें ऑटिज्म में भी कुछ लेवल्स हैं? बिल्कुल है। पेरेंट्स के पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो देखें कि बच्चे के साथ जो बिहेवियरल डिफरेंस एक आ रहा है ये ऑटिज्म है, सिर्फ कोई और वजह नहीं है? देखिए, अब पहले ये इतनी अच्छी क्लियर डेफिनेशन मौजूद नहीं थी। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को एक जगह यकजा कर दिया गया है, जिसमें एस्पर्जर जो पहले अलहदा था वो भी उसी का पार्ट बन गया कि एस्पर्जर मतलब कि से मुराद है हाई आईक्यू बच्चा जिसमें लैंग्वेज डिले इतना नहीं है, बस सोशलाइजेशन का फ़र्क है। लेकिन अब वो एक अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ आ गया है, जो कुछ उसमें होगा वो ऑटिज्म है, उसके अलावा नहीं है। तो वो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि वो स्कूल गया है पहली दफ़ा, वो ज़रा यूज टू होगा उसमें। लेकिन अगर वो बच्चा वक्त पे नहीं बोला, वक्त पे उसने ये जॉइंट अटेंशन स्किल्स वगैरह वाले नहीं की और इस वक्त भी अपने एज ग्रुप से पीछे है, लेकिन उसमें रेपिटेटिव मूवमेंट्स नहीं है या एटीट्यूड। रेपिटेटिव से मुराद है एक चीज को बार बार करना। ये 3 किस्म की चीजें हैं। रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं कि मोटर टिक्स जैसे ऐसे ऐसे करना, कॉइन से खेलना। रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ को बार बार करना, जैसे जाके दरवाजे खोलना बंद करना, लाइट्स ऑन ऑफ करना। अब आप कहेंगे कि जो लाइट्स ऑन ऑफ करना है ये तो 2 साल के बच्चे वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन जब आप 2 साल के बच्चे को रोकते हो तो वो रोता नहीं रहता है। ये बच्चे उससे इतने ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि वो रोते हैं बाकायदा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर खालिद, ये जो बच्चे हैं ऑटिज्म के जो हैं, इनको ज़हनी तौर पे एज अ न्यूरो फिजिशियन आप कैसे असेस करते हैं? इनका इंटेलिजेंशिया कैसा है, इनका आईक्यू कैसा है? क्या सोशली एडजस्टमेंट इनको वाकई एक बहुत दिक्कत देगी आइंदा ज़िंदगी में? बिल्कुल। देखिए, इसमें 2-3 बातें जो डॉक्टर शाज़िया ने कहा उन्हीं को मैं आगे बढ़ा के बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब इनको डिसेबल्स नहीं कहते, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंट। दूसरा आपने पूछा था कि इनमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर होते हैं। जो माइल्ड होते हैं वो इतने बाज़-औक़ात कम होते हैं कि कोई उनको जब तक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिकली ना देखे तो पहचान ही नहीं सकता। ठीक। मॉडरेट वो होते हैं कि जो थोड़े ट्रेनेबल होते हैं, और सीवियर वो होते हैं कि जो एक्सट्रीम देख के पता चल जाता है। अब इसके अंदर प्राइमरीली बहुत सी थेरीज हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। एक इसमें यह कहा जाता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन होता है आपस में, जो कनेक्शंस होती हैं आपस में, साइनेप्सिस जो होते हैं उनके, वो नॉर्मल लाइंस पे नहीं हो रहे होते, दे आर पैची। सो ये एक रीज़न होती है कि उनके अंदर वो कम्युनिकेशन की जो स्किल डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रेनिंग के साथ पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये बेहतरी की तरफ जाता है बच्चा? जी बिल्कुल होती हैं। अब मैं इसमें अगर आपको एक छोटा सा नक्शा पेश करूं गुफ्तगू में कि एक जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा वो कैसा लगेगा, जो मॉडरेट किस्म का है। अब मॉडरेट किस्म का बच्चा वो होगा कि जो अपने ज़ात में गुम होगा और वो बैठ के अगर हाथों को यूं कर रहा है तो यूं करता रहेगा। दीज आर कॉल्ड रेपिटेटिव मूवमेंट्स। आप अगर उसको बुलाएंगे तो वो आपको रिस्पॉन्डिंग करेगा, वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी उसके अंदर। अब अगर इन बच्चों को आप सोशलाइज करते हैं, इनको अगर आप ऐसे अदारों में भेजते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के पास भेजते हैं जहाँ ट्रेन किए जाते हैं, तो ये कम से कम हम 3 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ADL, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, कि कम से कम अपने जोगे तो हों, सही, जो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं। ठीक। और ये ट्रेनिंग इनको दी जा सकती है। और जिस तरह डॉक्टर शाज़िया, दिस इज नॉट मेडिकेशन, इसमें मेडिकेशन नहीं है। नहीं, दिस नॉट मेडिकेशन। ठीक। मेडिकेशन यहाँ पे बाज़-औक़ात इन बच्चों के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ ये अलामतें हों। कुछ एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, कईयों के अंदर बिहेवियरल हाइपर एक्टिविटी होती है, उनके लिए मेडिसिन दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान में क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा बैंक है कि हम ये डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हों ताकि हम आइंदा के लिए कोई इस पे काम कर सकें? देखिए, हमारे यहाँ उस तरह तो जिस तरह बाकी बीमारियों के मुतालिक डेटा अपने अपने इंस्टीट्यूट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, उस हद तक तो है।
लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे बात करें तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर कनीज़ हैं। डॉक्टर कनीज़, पहले तो मैं आपसे एक और तरह से सवाल करने की जरूरत कर रहा हूँ। आम तौर पे जितने मजहबी लोग होते हैं ना, अगर उनके अंदर ये डिसऑर्डर है तो हम समझते हैं कि ये कोई वलायत के किसी दर्जे पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मजहबी लोग जो हैं वो अच्छे खासे डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। पहले तो मैं इसके जवाब में हंस सकती हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि वो डिसऑर्डर का शिकार, तो देखें बेसिकली किसी जगह को हाईजैक कर लेना, मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि लोगों की कैटेगरीज को देखते हुए, उनके डिसऑर्डर्स को देखते हुए बहुत सारे माइंड काम कर रहे होते हैं। जैसे सियासतदानों ने देखा कि ये फैक्टर सियासत का खिदमत के नाम पे उन्होंने अपने आप को, इसी तरह से ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी देखा कि इस किस्म के लोगों को लोग चूँकि ज़ईफ़ुल अक़ीदा हैं, तवहुम परस्त हैं, ये भी डिसऑर्डर्स में ही आता है, माशाअल्लाह डॉक्टर साहब समझते होंगे। तो सिर्फ जिस्मानी डिसऑर्डर्स ही नहीं हैं, जिस्मानी तौर पर ही रिटार्डेड नहीं है लोग, दिमागी तौर पर भी हैं, मेंटल इलनेस भी है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं बात करूंगा इस पे कि जो अल्टरनेटिव है दुनिया के अंदर, अल्टरनेटिव मेडिसिन ख़वातीन नुसरत बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए इन है। इनका लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल ये लफ्ज़ जो है, अगर इनका लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए तो वो लोग बहुत सी चीज़ों की तरफ नहीं आते जो इन नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन इन है। डॉक्टर साहिबा जो है कनीज़, अल्टरनेटिव जिसको कि डॉक्टर साहब अल्टरनेटिव मेडिसिन, आप इसको क्या कहेंगी? अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, इस पे इनका काफ़ी काम है। ये किस तरह हेल्प कर सकता है, इन बच्चों को कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस पे क्या रिसर्च है? और अपने ऑडियंस से जो कि पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के, उनसे भी बात करते हैं। वक्फा लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन नुसरत, जब मैं आपसे ब्रेक पे गया था तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है आज की दुनिया में बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर कनीज़ है। डॉक्टर कनीज़, आपसे अगर आपकी इस पे राय चाहूँ, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है इसमें आप किन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही हैं और आपके ख्याल में किन चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ख़ास तौर पर ऑटिज़म के बच्चों के ऊपर? मेरा तो चूँकि अल्टरनेटिव मेडिसिन में बेसिकली मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। हम नर्वस सिस्टम पे बेसिकली काम करते हैं। नर्वस सिस्टम पर ही एक इंसान जो है वो अब उसका इन्हिसार है, उसकी सेहत का, उसके चलने फिरने का, उसकी अकल का। मैं जिन पोलियो के अगर हवाले से बात करते हैं, या ये जो हम एक स्पेशल बच्चे जिनको हम कह रहे हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, उस पर हम अगर सादा लफ्ज़ों में आवाम से बात की जाए तो हम दो चीज़ों पर उस पर काम कर रहे हैं। एक उसकी मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से कि उसका नर्वस सिस्टम बेहतर हो, और दूसरा उसकी अगर क्या काम होता है जो आप कर रहे हैं, क्या उसमें नीडल्स लगाई जाती हैं और स्टिमुलेटर्स यूज होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि वो बच्चा या बच्ची या जो पेशेंट है वो किस नौयत का है, उसका जो मसला है, क्या वो उसके हाथ या पाँव वीक भी हैं, या उसकी आंखों का, मतलब हर पेशेंट अलग होता है ना दूसरे से। जी। तो उसको डॉक्टर साहब, इसमें कोई डेटा कलेक्ट होता है कि ये बच्चे जो हैं इनके ऊपर आपने नीडल्स लगाई तो उनको ये अच्छा इफेक्ट मिला? जी बिल्कुल। अगर अर्ली एज में आते हैं, जैसे दूध पीते बच्चे कुछ आए, डॉक्टर साहब यहाँ पे बात कर रही थी कि 3 महीने तक या साल तक वो बच्चे जो हैं रिस्पांस देते हैं, तो फिर पता चल जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, जब हमारी मेडिसिन नहीं भी थी तो बच्चा जब पैदा होता था तो वो देखने में भी बाज़ बच्चे जो हैं पता चल जाता है पैदा होते ही। बहुत से ऐसे बच्चे थे। डॉक्टर साहब, एज अ मदर एंड एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, आप क्या माओ को ये रिकमेंड करेंगी कि वो अल्टरनेटिव को भी टेस्ट करें और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है? क्योंकि ये वो साइंस है, ये वो जगह है जहाँ पे कि बहुत सा मिसयूज भी होता है। जी बिल्कुल, मिसयूज तो हर जगह होता है, लेकिन अगर मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर वो डॉक्टर फेयर है और वो समझता है कि ये शोबा मेरा है, जो हिस्सा उसका है वो अगर उसी में रह के काम करता है, और जो शोबा उसका नहीं है उसमें वो बड़ी ईमानदारी से। ये भी तो हो सकता था कि ये दोनों जो डॉक्टर्स हैं आपस में अपने डेटे को शेयर करते, टेक्नोलॉजी भी शेयर करते और फिर आगे चलते। अल्लाह आपका भला करे, अगर ऐसा हमारे पाकिस्तान में हो जाए तो हम बहुत सुखी हो जाए, हम बहुत सारी मुश्किलात से निकल सकते हैं, सिर्फ इसमें कि हम अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आपका नाम, आप खड़े हो जाइएगा प्लीज़। मेरा नाम वजीहा ज़हरा है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। ये फरमाइए कि किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं ज़्यादातर, और किस एज ग्रुप में और किस क्लास में? हमारे पास तमाम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे आते हैं, जिनमें MR के बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, फिर लर्निंग डिसऑर्डर के साथ, और स्पेशली बिहेवियरल डिसऑर्डर जिनमें ऑटिज़म जो है। एक दिन में कितना पेशेंट है जो कि आप इनटेक लेते हैं? एक दिन में जितना पेशेंट है वो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन हमारे पास 120
30 के करीब बच्चे आते हैं Per day? ओपीडी में, न्यू पेशेंट, और जिनमें ऑटिज्म के जो है वो भी बहुत ज़्यादा रेशो है। मतलब अब जो फॉलोअप केसेस हैं वो फिर जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो वो डेली हमारे पास जो है 20 to 25 पेशेंट आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? कापरा। आपको कब पता चला था कि बच्चे को ऑटिज्म है, या किसने बताया? दरअसल ये बोलता नहीं था। कितनी एज तक? तकरीबन ये 1.5 साल का हो गया तो बोलता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो यही मुझे था कि ये बोलता क्यों नहीं है। तो इसे मैं फिर ना 2 साल की जब था ना, तब मैं इसे लेके आई थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे फिर इसे इनकी इसकी थेरेपी होती है। 7 मंथ्स हो गए इसकी थेरेपी होती है। अब माशाल्लाह काफ़ी बोलता है ये। क्या, इसको उठाइएगा ज़रा। फलक, स्टे हियर। क्या नाम है इसका? फलक। फलक। आज थोड़ा सा इरिटेट। फलक क्या बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम। फलक, अस्सलाम वालेकुम। What is your name? What is your name? What is your name? क्या नाम है? अच्छा, what is your father name? सुहेल। सुहेल। अरे सदके जाऊं। अच्छा, और पेरेंट्स हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नौरीन है। ये मेरा बेटा है हमजा। माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है। गुड बॉय। माशाल्लाह इज़ 10 years old। अच्छा। और तकरीबन 6.5 साल से चिल्ड्रन हॉस्पिटल में थेरेपी पे हो रहा है, और अब माशाल्लाह मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है। क्लास अच्छा, मेन स्ट्रीम में किस है। क्लास में? ये अब क्लास 2 करेगा इंशाल्लाह। क्लास 2 करेगा जी। वाओ। इस मामले में आपके हवाले से मैं एक इशू रेज करना चाह रही थी। हमारे मुल्क में काफ़ी इस तरह के बच्चे हैं, मॉडरेट भी हैं और माइल्ड भी हैं। ज़्यादा इशू आता है माइल्ड में, जिनको मेन स्ट्रीम या नॉर्मल स्कूल रिकमेंड किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्पेशल बच्चों के तो बहुत इदारे हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जब मेन स्ट्रीम स्कूलिंग की बात आती है तो बहुत गिनती के 3-4 स्कूल लाहौर में हैं जो इन बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इन बच्चों को मौका मिलता है, दूसरे जो बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं जब इन बच्चों के साथ वो रहते हैं उनमें एक्सेप्टेंस पैदा होती है। कल को जब वो बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, देखेंगे इस तरह के बच्चों को। अभी ये पार्क में जाते हैं, सारे बच्चों के लिए एक नई चीज़ होती है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों बात कर रहा है। लेकिन अगर उन्होंने स्कूल में 2 बच्चे या 4 बच्चे भी ऐसे देखे होते हैं ना, तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। सरप्राइज नहीं होता। बेटा खड़े हो गए, चेयर पे खड़े हो जाए यार। खड़े हो ना चेयर पे। हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम। मैं हमजा हूँ। आप हमजा हैं? और आप किस क्लास में हैं हमजा? 2। क्लास 2 में हैं। और आप ये बताएं, आपके अब्बू का क्या नाम है? अजमल सईद। अंजुम सईद। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें क्लास में सबसे ज़्यादा कौन दोस्त अच्छा लगता है? फ्रेंड कौन है आपका? फ्रेंड कौन है आपका? अरे अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आगे पेरेंट्स बैठे हैं। आप पेरेंट्स हैं? आपका बच्चा है? जी, ऑटिस्टिक है? जी। आपको कब पता चला कि बच्चा ऑटिस्टिक है? आप खड़े हो जाइए प्लीज़। 3 साल का हुआ, बोलता नहीं था। मेरा बड़ा बेटा भी थोड़ा लेट बोला था। इंतजार करती रही? जी, बड़ा बेटा भी लेट बोला था। इंतजार करती रही? इसलिए कि बड़ा बेटा लेट बोला तो फिर सबने कहा वो 3.5 साल के बाद बोला था। और वो ऑटिस्टिक नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा, ये स्ट्रेंज बात है डॉक्टर साहब कि 3.5 साल में बड़ा बेटा बोला और वो ऑटिस्टिक नहीं था। देखिए, जो लेट बोला है उसको भी असेस करना ज़रूरी है। जब भी सेकंड चाइल्ड ऐसे हो कि उसमें ये फीचर्स, कहाँ डायग्नोज हुआ है? ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। अब बड़े को भी हम असेस करेंगे, क्योंकि बड़े को असेस इसलिए करेंगे कि उसको क्या कोई और फैक्टर तो नहीं है। वो उसकी एज इस वक्त क्या है? वो 12 इयर्स का है। वो 12 इयर्स का है। उसे स्कूल में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं। 6th क्लास में फ्रेंड्स उसके बन रहे हैं? जी बिल्कुल। और कोई इश्यूज नहीं है? कोई issues नहीं। आपस में किस तरह है उनका बिहेवियर का पहले उसको था, ये थोड़ा वो बस ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि ये ज़रूर आ रहा होता है और उनको उस वक्त हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है उसमें नहीं है। हालांकि दोनों को देखना चाहिए और दोनों को हो सकता है उसमें बहुत कोई माइल्डर ऑटिज्म ना हो लेकिन कोई और बिहेवियर इश्यूज हो। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनको जहन में रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं जी। मिसाल के तौर पे बच्चा 3 माह में गर्दन संभालता है, 6 माह में बैठता है, 1 साल पे खड़ा होता है, ये चलता है। इसी तरह जिस तरह वो बैबल करता है शुरू में, फिर 1 मीनिंगफुल वर्ड। तो मेरे ख्याल में वो पेरेंट्स जिनके यहाँ ऑलरेडी कोई औलाद हो या जिनका एक्सपीरियंस हो तो उन्हें देखना चाहिए कि अगर कंपैरेटिवली उस बच्चे के अंदर किसी किस्म का डिले है
तो उसे फौरी तौर पे डॉक्टर से रेफर होना चाहिए। सही। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में कॉमनेस्ट कंफ्यूजन इस वक्त आ रही है वो सेरेब्रल पॉलिसी के पेशेंट्स के अंदर और ऑटिज्म के अंदर आ रही है। किसमें सर? सेरेब्रल पॉलिसी, जिसको सीपी कहते हैं। अच्छा। अब सेरेब्रल पॉलिसी जो है ये प्राइमरीली हमारे यहाँ वो माएँ जिनका दौरान जच्चगी बच्चे जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, डिलीवरी के वक्त अगर कोई ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में या कोई ट्रॉमा हो जाए तो बच्चों के अंदर डिले आ जाता है। ठीक। उनके अंदर भी स्पीच का, हेयरिंग का, ये सारे प्रॉब्लम, और ये परमानेंट डैमेज है। परमानेंट डैमेज होता है। इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज, बट दैट इज टोटली डिफरेंट देन ऑटिज्म। ऑटिज्म के अंदर जिस तरह आपने भी शुरू में बताया था, बेसिकली जो बच्चा है उसके अंदर बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। वो क्या है? मिसाल के तौर पे हर बच्चा जो है वो एक टिपिकल की शरारत करता है, वो सोशलाइज होने की कोशिश करता है, वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, शैतानियाँ करता है बच्चा। इनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो गुमसुम रहते हैं, वो अपने अंदर रहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा कम है जो कि गुमसुम है, सारे बच्चे बड़े घूम फिर रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें जो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, ऑटिज्म और सेरेब्रल पॉलिसी कैन को एग्जिस्ट, इकट्ठे भी हो सकते हैं। सीपी बच्चे को भी ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन सेरेब्रल पॉलिसी में फिजिकल डिले ज़्यादा होता है अलॉन्ग विद मेंटल रिटार्डेशन। सही। उसको, या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले अंडर 6 years, उसको हम ऑटिज्म से डिफरेंट जानेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये, आपने स्पीच के हवाले से बात की, मैंने आज अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये एक जैसे कहते हैं ना, कल्ले बंदे का काम नहीं। सही। ये कल्ले बंदे का काम नहीं है रिहैब। सही। मैं या हमारा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भी, जहाँ हमारा पूरा माशाल्लाह डिपार्टमेंट है, और क्लिनिक में भी, आई एम नथिंग विदाउट माई टीम। क्या पाकिस्तान में पेरेंट्स अपने बच्चों को अवेयर हैं कि अपने बच्चों को असेस और जज कर सकें? इसमें यही जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अवेयरनेस क्यों चाहते हैं हम। एक दिन हम ऑटिज्म का मनाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन हम डाउन सिंड्रोम, एक दिन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हमें अवेयरनेस क्रिएट खुद करनी है, प्रोफेशनल्स ने भी और पेरेंट्स ने भी। हमारे यहाँ देखिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत महंगा पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को आप एक सेंटर में लेके जाते हैं तो रोज़ उसको 1 घंटे के लिए लाना, ले जाना और वहाँ पे पे करना। इसलिए आजकल जो ट्रेंड है, मिसाल के तौर पे अब म्यो हॉस्पिटल में हम जो ऑटिज्म के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये जिस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल में एक पर्ची बनवाई एंड देन यू कैन गो ऑन। व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड मदर डॉक्टर प्रोग्राम। ये मैं पिछले 12 साल से वहाँ पे रन कर रहा हूँ। इसके अंदर हम करते ये हैं कि उन माओं को जिनके बच्चों को ऑटिज्म होता है, उन्हें 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। माओं को that's why we call it मदर्स डॉक्टर प्रोग्राम। वो माएँ जो एक दफ़ा उस पे रविश पे आ जाती हैं, दे फील सो कॉन्फिडेंट, और उनका अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर निकाल के देख लें, जो डॉक्टर्स पे और टेस्टों पे खर्चे आते हैं उनके, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आई टोटली एग्री विद यू। डॉक्टर साहब, जैसे ये फरमारी जी जो वैक्सीनेशंस हम करते हैं ना, ख़ास तौर पे जो मीजल्स वैक्सीनेशन है, MMR1 एंड MMR2, मैं ज़ाती तौर पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट कोटिंग एनी स्टोरी हियर, मेरी बेटी का एक रिग्रेशन का पीरियड आया। वो रिग्रेशन का पीरियड हमसे अननोटिस्ड गुजर गया, मेरी बड़ी बेटी का, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। जब उसको MMR2 का इंजेक्शन लगा, वो कुछ लफ्ज़ बोलती थी, उसने वो लफ्ज़ बोलने छोड़ दिए। हमने कहा शायद ये शाय है, एंड आई वाज गोइंग थ्रू माय प्रेगनेंसी, सो आई थॉट मे बी। 2 बातें छोटी छोटी। एक तो ये कि जिस वक्त हमें ये पता लगता है कि शायद बच्चे को रिग्रेशन ऑफ स्पीच है, वो वही एज है 18 महीने की जिसमें MMR2 लगता है, पहली बात। दूसरी बात, थैलेडोमाइड या मर्करी कंटेनिंग वैक्सीन्स हैव बीन ऑब्सोलीट नाउ, और MMR का ना लगवाना किसी तौर अब अच्छा ये नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मर्करी बेस थी उनमें प्रॉब्लम था? उनमें भी नहीं प्रॉब्लम था, लेकिन इस एलिविएट करने के लिए, इस कंसर्न को पेरेंट्स के, अब उसमें MMR में उन्होंने क्लियर कर दिया है, मोर देन couple of thousand researches have been done on this account। उन्होंने कहा कि बल्कि उल्टा, जिन बच्चों को MMR नहीं लगा, इंग्लैंड में ये आया तकरीबन बिटवीन 94 to 98 एक स्पैन, जिसमें MMR जिसमें MMR नहीं लगवाया लोगों ने। एपिडेमिक हो गई 96 में, और उस मीजल्स की वजह से जितनी डेथ्स हुई, उतना ऑटिज्म की वजह से नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा, लेकिन ये इशू जो है ये इस वक्फे के बाद दोबारा उठाऊंगा। ख़वातीन हज़रात, ये रिसर्चेज जो है ये सिर्फ वेस्ट के अंदर हो रही हैं, और हमारे यहाँ ये रिसर्चेज इतनी कम है। ये जो पेरेंट की कंसर्न है, आपका नहम बहन,
आयशा का जो है इस कंसर्न को इस वक्फे के बाद मैं दोबारा उठाता हूँ। वक्फा लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ये सवाल जो हमारी बहन यहाँ पे जो पेरेंट हैं और इनकी बच्चियाँ जो हैं ये ऑटिज़म की पेशेंट हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल है और मेरे ख्याल में इसका सवाल का जवाब जो है वो डॉक्टर साहिबान को बड़ी तसल्ली से और बड़ा काले और सफ़ेद में क्लियर कट इसलिए देना चाहिए कि हमारे यहाँ पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं इसके ऊपर बहुत से मौलवियों ने फतवे लगा दिए कि जनाब ये नहीं करने चाहिए, इससे फ़लाँ चीज़ नामर्दी पैदा होती है। जो हिफाजती टीके हैं डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर खालिद, क्या इनका कोई बुरा असर बच्चों के ऊपर पड़ सकता है डॉक्टर शाजिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा अगर हम MMR या कोई भी वैक्सीन नहीं लगाएं, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, जिसमें एक कहा जाता है कि एक फैक्टर मौजूद है जिसकी वजह से बच्चे में ऑटिज्म के आ गए, कोई एसोसिएशन बेस्ट रिसर्चेस के बाद भी नहीं साबित हुई है। और उल्टा जो भी वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे उसके नुकसानात होंगे बच्चे में अगर वो बीमारियां हो जाती हैं। आपने अभी इनफर्टिलिटी की बात की, अगर मम्स हो जाएं लड़कों को तो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कॉज है। I would also like to add this thing because ये बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों में फिर खौफ पैदा कर देती हैं। तो इट शुड बी टेकन वेरी क्लियरली कि जितनी भी वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल लगवानी चाहिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको जो टाइम और जो स्केड्यूल मिलता है उसके मुताबिक अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। तो इसलिए टीके जो हिफाजती टीके हैं वो हर कीमत पे लगवाने चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। डॉक्टर कनीज़, आपके साथ ये बड़े अदब से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बात सिर्फ इत्तला के लिए कर रहा हूँ। आम तौर पे ये जो सवाल उठाते हैं ना, ये सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले जो हमारे बहन भाई हैं ना, ये वो उठाते हैं कि जनाब ये आपने हिफाजती टीका लगवाया था, इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये मरकरी जम गई है, यूँ हो गया। और इसकी गलत फहमी है तो दूर कर दीजिए, अगर आपके ख्याल में सच है तो इस पर कोई जुमला फरमा दीजिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के एक्सपर्ट नहीं कहते ऐसा। हमने खुद भी लगवाए, हमारे बच्चों ने भी लगाए, हम लोगों को कहते भी हैं कि लगवाएं, और हमारे जितने पेशेंट्स हैं वो सब लगवाते हैं। ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शायद रिजिड हैं या किसी तबका ख़ास फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है या अपनी जाहिलियत की वजह से। सबसे बड़ी जो हम मार खा रहे हैं वो जाहिलियत की है। यहाँ पे बिलाल साहब मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं मैं उन्हें 3 नज़रिए से देखती हूँ। एक वो जो अभी दुनिया में नहीं आए, एक जो अभी माँ के पेट में हैं, और एक जो अभी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिहेबिलिटेट करें। जी ईरान में मैंने देखा कि वहाँ पर शादी से पहले जब तक लड़के और लड़की के टेस्ट नहीं करवा लेते, ब्लड ग्रुप्स उनके जो हैं वो मैच नहीं करते, तो निकाह नहीं होता। निकाह खान जो है उसको अथराइज नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ होता है। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश ये करें कि एजुकेशन पर अगर हम और अवेयरनेस पे अगर हम प्रोग्राम ज़्यादा करें और वालिदैन को हम कायल कर लें कि अपने बच्चों की जब शादियाँ करते हैं तो निकाह से पहले अपने बच्चों के टेस्ट कर लें, तो हम आधे से ज्यादा मेरा ख्याल है तक तो अवेयरनेस और स्कूल और एजुकेशन का ताल्लुक रह गया ना, के हवाले से नहीं लेकिन थैलेसीमिया के हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स में से हम बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर शाजिया, हमारे यहाँ जो अवेयरनेस है ऑटिज्म की ये शदीद कम है, ये कम नहीं है, ये शदीद कम है। जबकि ये शायद मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे बच्चे भी हों जो कि ऑटिस्टिक हैं लेकिन पेरेंट्स को इल्म ही ना हो। बिल्कुल, इसके लिए कुछ सजेशन दीजिए। लास्ट ईयर 24,000 children came only to our department, OPD में। एक अस्पताल लाहौर के शहर में एक डिपार्टमेंट के अंदर 24,000 बच्चों में से 9% में ऑटिज्म था। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, अमेरिका में 2011 के डेटा में 1 in 88 चिल्ड्रन थे और 2013 के कंट्रोल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में 1 in 68 चिल्ड्रन वर डायग्नोज्ड एज हैविंग ऑटिज्म, क्योंकि इन्होंने स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया है। अब अगर ज़रूरी नहीं कि बहुत सवेर ही होगा तो वो ऑटिज्म होगा, लेकिन जो आपने मीडिया की बात की, नेट इज़ नॉट अ वेरी गुड मीडियम, ये मैं ज़रूर सॉरी आपसे कहूँगी। नेट की हर बात पे आपने बिलीव नहीं करना। ये मेरी पेरेंट्स से दरखास्त है और आपकी तवज्जुह से भी दरखास्त ये हाथ बांध के दरखास्त है कि गूगल जो है वो हमारा वो गूगल ही है, सिर्फ उसको हमने खुदा नहीं मान लेना, वो सिर्फ गूगल है और उस पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन करके समझनी चाहिए। मेरे ख्याल में गूगल की सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन लें और अपने कंसर्न डॉक्टर से उसको रेक्टिफाई करें, बात एजुकेशन जरूर है। और डॉक्टर के अलावा देखें, जैसे हमारे में एक टीम है, आप टीम के किसी भी फर्द के पास जा सकते हैं, उनको
माशाल्लाह ये तमाम नोहाउ होगी कि वो उनका जवाब दे सकें। उनसे नहीं सेटिस्फाई हो रहे तो कंसल्टेंट के पास हैं। और एक और बात, जैसे इन्होंने अभी एक पेरेंट ने ये कहा कि हम घर में थेरेपी कराते हैं, अच्छी बात है कराएं, लेकिन खुद डॉक्टर, ये भी उतना ही डेंजरस है खुद डॉक्टर बनना। एक बच्चे को 20 से 40 घंटे तक थेरेपी मिलनी चाहिए, प्लस ये बेस्ड है डेवलपमेंटल लेवल पे बच्चे के, तो उसके हिसाब से चलती है। कई जगह हम तो टीच को भी मिक्स करते हैं, जो कि एक और काम। डॉक्टर साहब, एक आम माँ जो है वो अपने बच्चे को अगर आपके इंस्टीट्यूशन में ला रही है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में वो बच्चा है तो उसके साथ क्या खेले, क्या करे? यही जो मैं बात कर रही थी कि वो हम कई दफ़ा पेरेंट्स को कहते हैं जी अब हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा आए। इनको एक 1-to-1 अगर थेरेपी इन्होंने कर ली, मदर्स ने भी की या फादर्स ने भी की, केयरर्स ने की, जैसे इन्होंने बहन का बताया, फिर इनको एक छोटे ग्रुप में लेके आना है जिसमें 2 से 4 बच्चे होंगे। अगर वो तब भी अच्छा परफॉर्म माशाल्लाह करता रहे बच्चा, फिर हम उस तरफ जाएंगे जो हमजा की मामा ने आपसे शेयर किया। स्कूल सिंपली कहते हैं जी हमने नहीं रखना, ये बच्चा डिस्ट्रैक्ट करता है। हालांकि ADHD जो एक प्रॉब्लम है और बहुत बॉर्डर लाइन हो जाती है कई दफ़ा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो ऑटिज्म के साथ कई दफ़ा कंफ्यूजन हो जाती है। इवन बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, बहुत हाइपर होते हैं। ऑटिज्म में हाइपर एक्टिविटी मौजूद है और उसकी हाइपर एक्टिविटी के भी रोकने के तरीके बिहेवियर थेरेपी और मेडिकेशन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दौरे पड़ते हैं, एक बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, हम उसको दवाई देते हैं। अगर ऑटिज्म के बच्चे को दौरे पड़ेंगे तो हम उसको थेरेपी नहीं देंगे, उसको दवाई देंगे। ये जो डॉक्टर साहब बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स है, थेरेपीज हैं, इनमें आप सजेशंस क्या देंगे माँ बाप को? देखिए, मैं तो 2 बातें बड़ी क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं है बड़े शहरों के अलावा, तो जो दही इलाकों में बच्चे रहते हैं उनके माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सोशल करें। हमारे यहाँ होता ही है कि जब बच्चा टिमिड हो जाता है, बच्चों को मिलाएं लोगों से, बच्चों के साथ इंटरेक्टिव हो, खेलें। और बाज़ औक़ात अगर वो जो अपना यानी जो उनकी बेसिक नीड्स के काम होते हैं, मिसाल के तौर पे उनको एक रूटीन दे कि अगर बच्चा सुबह उठता है तो उसको नाश्ता करना चाहिए, उससे पहले उसको मुंह हाथ धोना चाहिए, आप उनको लेके जाएं, वॉशरूम्स में लेके जाएं, आप उनको मुंह धुलवाएं, आप उनको टूथब्रश करवाएं, आप उनको नाश्ता करवाएं, आप उनको स्कूल। तो ये सारी चीज़ अगर रूटीन आपकी करेंगे तो ये सारा जो तरीके होते हैं ये इनग्रेव हो जाते हैं उसकी मेमोरी में, उसके माइंड के अंदर। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो बच्चे, जैसा मैंने शुरू में आपको कहा था, हमारे यहाँ कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें एंजाइटी का एलिमेंट होता है, उनके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। भाई एक सवाल करना चाह रहे थे पेरेंट, आपका नाम क्या है? खालिद मेरा नाम है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, मेरी बच्ची है, उसको ये मसला है ऑटिज्म का। ये सवाल आप। मेरा जो बड़ा भाई था ना, उसको भी यही मसला था। अच्छा। अब मेरी बेटी में आ गया, हालांकि मेरी शादी जो है वो ख़ानदान में नहीं हुई, ख़ानदान से बाहर हुई है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर ये मसला क्यों आ गया? डॉक्टर साहब, ये वही बात है जो मैंने पहले कही, आपके ख़ानदान में होना ज़रूरी नहीं, लेकिन आपके ख़ानदान में चल रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि मोरिसी बीमारी अभी डिक्लेयर नहीं हुई है कि जीन ये है या उस जीन पे है, जैसे डाउन सिंड्रोम में या किसी और बीमारी में है, लेकिन मोरिसी होने के चांसेस ऑटिज्म में अब काफ़ी ज़्यादा माने जा रहे हैं। कम से कम 15 जीन्स अब तक आइडेंटिफाई हुई हैं इस मामले में, एक बात। और दूसरी ये कि जो लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसे डिसलेक्सिया डिस्प्रैक्सिया है, उसमें ऑटिज्म का एलिमेंट अगेन कोमॉर्बिडिटी हो तो हो, लेकिन लर्निंग डिसऑर्डर में सबसे पहला उसका पॉइंट ये है कि उसमें IQ नॉर्मल होता है। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स को एक मशवरा दीजिए कि जो नए पेरेंट्स हैं वो किस उम्र से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखना शुरू करें ताकि अर्लीस्ट पॉसिबल वो डॉक्टर के पास आ जाए। जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा कि हमें जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ हम कुछ भी मौजूद नहीं है वहाँ मैं पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि चलो यहाँ हफ्ते में एक दफ़ा आ जाओ, 10 दिन में आ जाओ, लेकिन अपने घर के करीब छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ, बच्चों को प्ले एरिया में ले जाओ, बच्चों को और कुछ नहीं तो एक पार्क में ले जाओ, वहाँ 2-3 बच्चे उस उम्र के इकट्ठे करो, यानी कि किटी पार्टी ना करें, बच्चों की तरफ तवज्जो दें। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ हम बैठे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो आपने कई दफ़ा देखा होगा हम बेबी टॉक करते हैं। मैं आपसे बात करते करते इस छोटे से बच्चे से मैं कहूँगी, आपसे कहूँगी क्या हाल है, बड़ी तमीज़ से सारा कुछ, उससे क्या
हल है कि अच्छा है मेरा बच्चा, दैट इज रॉन्ग। वो तब एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ना हमारे यहाँ, वो ये है कि जो बाप होता है, जो सरबराह होता है फैमिली का, वो कितना टाइम अपने बच्चों को देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस किस्म के इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, उसके अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या ऐसे बच्चों को अल्टरनेटिव मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के पास पेरेंट्स को लेके जाना चाहिए? बिल्कुल लेके जाना चाहिए। अगर कहीं से भी आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, ख़ासतौर पे एक्यूपंक्चर की मैं बात कर रही हूँ कि अगर नर्वस सिस्टम आपका बेहतर होता है, साथ आपके मसल्स बेहतर हो जाते हैं, एक बच्चा जो बाज़ वक़्त पड़ा हुआ होता है वो चलने लग जाता है या अपना कप उठा के चाय पीने लग जाता है, या उसके बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो उसमें हैं उसमें कमी बेशी आती है, तो क्यों नहीं? आसमान का हाँ जी। लेकिन एक बात मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूँगी कि हम इसको एक दिन मनाते हैं या हमें कोई शोशा कहीं से उठता है, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। हम इसे हंगामी बुनियादों के ऊपर एक साल ही कर लें। मैं आपको एक हैप्पी नोट पे प्रोग्राम ख़त्म करूं कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें से एक अभी मारिया बच्ची है जिसकी पेंटिंग हमने अलहमरा कॉम्प्लेक्स में कराई, और आप यकीन करें कि उसकी पेंटिंग्स इतनी अच्छी थी कि जो सबसे हाईएस्ट उसकी गई, दैट वाज सोल्ड इन 55,000 रुपीज़। और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो स्पेशल ओलंपिक के बच्चे मेडल्स लेकर आए हैं, उनके अंदर 13 बच्चे ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जो ऑटिज्म से जिनका ताल्लुक है, और उसके बाद दे हैव ब्रॉट सो मेनी मेडल्स। तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। दे शुड बी अ बिग होप टू द पेरेंट्स। बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह पे यकीन करें और मेहनत करें। और एक पैगाम स्कूल के लिए, जी। मेरी स्कूल से मुदबाना रिक्वेस्ट है कि जब इतनी मेहनत हम छोटे छोटे बच्चों से 18 महीने 6 महीने इवन डिटेक्ट करके आगे लेके जाते हैं, तो इतना दिल थोड़ा ज़रूर बड़ा किया करें। जैसे हमजा की मदर है, मोहम्मद की मदर है, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ कि एक नहीं दो नहीं, ये बहुत सारे स्कूल से वापस ठोकर खाकर आई हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर कनीज़ बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया बहुत ममनून, डॉक्टर खालिद हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, इस हैप्पी नोट पर जो डॉक्टर खालिद ने दिया, मैं इंतहाई ममनून हूँ डॉक्टर खालिद का, डॉक्टर शाजिया का, डॉक्टर कनीज़ का। मैं अदब से बात अर्ज़ कर रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए, ये मेरे हाथ बंदे हैं जो कि पैसे कमा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी कब्रों में एयर कंडीशनिंग करवानी है या क्या करानी है। कब्र में हिसाब होना है और सिर्फ कीड़े होने हैं और कुछ नहीं होना। लेकिन खुदा के वास्ते, अगर आप इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, तो खुदा के वास्ते आप उन लोगों के लिए भी कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत है। आप पैसे ज़रूर बनाइए, पैसे बनाने वास्ते कोई नहीं रोकता, लेकिन इस मुल्क में किरदार और मयार दोनों के ज़िंदा लोग चाहिए जो इन बच्चों के लिए भी काम करें। जिनके पेरेंट्स के ऐसे बच्चे हैं, उन लोगों को ये नवीद है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। उनको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है जब तक इस मुल्क में डॉक्टर खालिद, डॉक्टर शाजिया जैसे लोग मौजूद हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।